हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है। ये वेदर एंड क्लाइमेट। तो देखिए, इस चैप्टर को भी हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। तो जब आप रिवाइज करोगे, आप इन हाईलाइटेड वर्ड्स को देखोगे तो आपको पूरा का पूरा जो चीज़ है, जितना भी कंटेंट है, वो अच्छे से याद हो जाएगा। साथ ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलूंगी कि किस तरीके से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। तो इंट्रोडक्शन से ही समझ लेते हैं कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम समझ जाएंगे ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं और जहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। आपको एक बात तो अच्छे से समझ जानी चाहिए अब तक कि देखिए, पूरे चैप्टर से आपके सारे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। हर एक चैप्टर से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर वो चीज़ आप समझ लोगे तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा आपके लिए और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लोगे। चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, तो इसी चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में आप वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ोगे, साथ ही आप जानोगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, टाइप्स ऑफ विंड्स एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ वेदर, ठीक है। क्या मीनिंग होता है वेदर का और क्या मीनिंग होता है क्लाइमेट का। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये एक ही चीज़ है, बट जब आप डीपली अच्छे से ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो आप समझोगे कि इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखिए, मीनिंग ऑफ वेदर क्या है, तो हमें अच्छे से पता है। देखिए, वेदर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी जगह की जो कंडीशन होती है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो बदलाव आते हैं, जैसे उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई बदलाव आया, विंड्स में कुछ बदलाव आया, ह्यूमिडिटी या पर्सिपिटेशन या एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीज़ों में अगर उस जगह के, उस प्लेस के टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन में किसी भी तरह का डिफरेंस आता है तो उसको हम वेदर बोलते हैं। यानी एक एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, कि उस समय उस प्लेस का एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका क्या एटमॉस्फेरिक, यानी क्या उसमें चेंज है, ठीक है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है उस समय के लिए। तो इट मीन्स कि शॉर्ट एरिया हो सकता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो आपको फोकस कहाँ करना है, एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, यानी टाइम पे आपको फोकस करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उस जगह के वेदर में, उस जगह के मौसम में क्या बदलाव हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि इंडिया में हर डिफरेंट डिफरेंट तरह के सीजन होते हैं। तो जैसे समर सीजन होता है तो हमें अच्छे से पता है कि हाँ, ये जो समर का वक्त होता है वो अप्रैल से लेकर जून तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। बट आपने कभी कभी देखा होगा कि हाँ, बहुत लार्ज एरिया में समर का सीजन चल रहा है, बट एट द सेम टाइम कभी कभी किसी दिन ऐसा होता है कि सुबह बहुत तेज़ धूप निकली है, बट नून तक, ठीक है, आफ्टरनून तक में क्या हो जाता है, बहुत बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश फिर खत्म भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सडनली बारिश हुई और टेम्परेचर लो हुआ तो आपको लगेगा अरे रेनी सीजन आ गया या फिर विंटर आ गया। नहीं, समर सीजन चल रहा है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, सिर्फ उस वक्त पे मौसम में कुछ बदलाव हुआ जिसकी वजह से बारिश हुई, टेम्परेचर लो हुआ और थोड़ी ठंड हुई। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे रेनी सीजन आ गया या फिर सर्दी पड़ने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, तो मैं टाइम पे फोकस कर रही हूँ कि पर्टिकुलर टाइम में ही उस एरिया का जो मौसम था वो चेंज हुआ, ठीक है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ क्लाइमेट। तो बस आपको यहाँ पे मीनिंग ऑफ क्लाइमेट में याद रखना है कि ओवरऑल कंडीशन, जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन में जो बदलाव होता है, बट ये बदलाव कब हो रहा है, ये ओवर अ लार्ज रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये बहुत बड़े रीजन में, यानी बहुत बड़े एरिया में हो रहा है। और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी 3 महीने 6 महीने तक ये मौसम चलता है। इस तरीके का जो क्लाइमेट है उसको हम जो है वो क्लाइमेट का नाम देते हैं, जब बहुत लार्ज एरिया में और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी 6 महीने 3 महीने का टाइम है जिसमें गर्मी है, ठंडी है, तो वो ठंड रहती है उस महीने में। बिल्कुल कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी सी सनलाइट अच्छी हो जाती है तो आपको गर्मी भी लगती है, बट इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि गर्मी का सीजन आ गया। तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि वेदर थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और बहुत बड़े लॉन्ग रीजन के लिए होता है। आपने कई बार देखा होगा, जब आप स्कूल में होते हो तो सडनली बारिश शुरू हो जाती है और जब आप घर आते हो तो अपने घर में पूछते हो, अगर आपका घर थोड़ा सा दूर है तो आप वहाँ पता करते हो तो शायद वहाँ बारिश नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी वेदर में आती है, ये चीज़ आपकी क्लाइमेट में नहीं आती है। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे।
तो देखिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में मीनिंग ऑफ सोलर रेडिएशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो मीनिंग ऑफ सोलर रेडिएशन क्या है। देखिए जो सन है वो रेडिएट करता है अपनी हीट और लाइट एनर्जी। हमें अच्छे से पता है कि सन जो है सोर्स है हीट और लाइट एनर्जी का। तो इसका मतलब सन में जब हीट है, लाइट है, तो वो इसको रेडिएट करता है। रेडिएट मतलब अपनी किरणों को, अपनी हीट को बिखेरता है, ठीक है, फैलाता है, स्प्रेड करता है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या शब्द में इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम शब्द लेंगे रेडिएट, ठीक है, बिखेरना। तो दिस इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। तो इसी को जब सन अपनी हीट और लाइट को रेडिएट यानी बिखेरता है, फैलाता है, स्प्रेड करता है, तो उसको हम सोलर मतलब सूर्य, ठीक है, इसी को हम सोलर रेडिएशन में आपका हीट और लाइट एनर्जी की बात कही गई है। अब आते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे। तो देखिए ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, या आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट में। तब आप ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा सोलर रेडिएशन क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा मीनिंग ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ आइसोलेशन क्या है। देखिए आइसोलेशन यानी आइसोलेट करना, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा आप कह सकते हो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ऑब्जर्व करना। तो अमाउंट जो है सोलर रेडिएशन का जितना भी अर्थ सरफेस रिसीव करता है, अपने में समाहित करता है, ठीक है, अर्थ सरफेस में, क्योंकि अब सूरज की रोशनी और हीट जब आती है तो बिल्कुल अगर वो रेडिएट हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो जो भी चीज़ें सामने आ रही है तो उसको ऑब्जर्व करेंगी, या कहीं ना कहीं सूरज की किरणें जो हैं और जो हीट है वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। तो इसी तरीके से अर्थ सरफेस पे भी, धरती के सरफेस पे भी जो सोलर रेडिएशन है, हम ये नहीं कह रही मैं कि पूरे का पूरा हीट और लाइट यहाँ पे आ जाती है, नहीं, कुछ अमाउंट, जो भी अमाउंट जो है वो अर्थ सरफेस पे जो पहुंचता है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर से द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन, ठीक है। तो अर्थ सरफेस में जितना भी सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस ने उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। अच्छा ये जो वर्ड इंसोलेशन ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से आया, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी इसको दूसरे मीनिंग में आप कह सकते हो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सूरज से जो रेडिएशन, जो किरणें और जो हीट जो है वो आ रही है, उसको इनकमिंग को, ठीक है, वो इनकमिंग है ना, आ रही है हमारे पास, तो इसको हम बोलेंगे इंसोलेशन, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, अर्थ सरफेस जितना भी जो सोलर रेडिएशन है उसको रिसीव करता है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है धरती, ठीक है, लैंड सरफेस, और रेडिएशन मतलब फिर से बिखेरना यानी स्प्रेड करना। तो अर्थ सरफेस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंसोलेशन मतलब जो किरणें धरती ने ऑब्जर्व करी उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, यानी अर्थ सरफेस ऑब्जर्व, ठीक है। हमें अच्छी ये चीज़ समझनी है कि अर्थ सरफेस जो है, जो क्योंकि दिन में सूरज निकलता है, ठीक है, डे टाइम में ही सूरज निकलता है, तो वो एक अच्छा टाइम होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम सोलर रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस ऑब्जर्व करता है अपने अंदर। रात को क्या होता है, एट नाइट में द हीट विच वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डे, कि पूरे डे में जितनी भी हीट जो है ऑब्जर्व की थी अर्थ ने वो उसको वापस कर देती है, ठीक है, उसको वापस वो रात के टाइम वापस कर देती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब फिर से धरती का सरफेस। तो जब धरती इस रेडिएशन को वापस, यानी जितनी भी हीट और लाइट है उसको वापस कर देती है डे नाइट के समय में, क्योंकि डे में तो वो ऑब्जर्व करती है जितना भी उसने ऑब्जर्व किया, और नाइट के समय वो उसको फिर से रेडिएट कर देती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। इंसोलेशन मतलब जब सूरज से किरणें आती हैं, हीट और लाइट आती है जो धरती ऑब्जर्व करती है, और जब धरती खुद इसको रेडिएट कर देती है वापस, तो इसको हम टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल नाम याद रखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। बस सेम ही चीज़ है, बस आपको इंसोलेशन याद रखना है कि इनकमिंग होता है और टेरेस्ट्रियल मतलब वापस भेज देना, ठीक है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर को किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। देखिए इंस्ट्रूमेंट, जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है टेम्परेचर फ्री मूविंग एयर को, उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल्स जो होती है वो यूज़ होती है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सी स्केल, जो मेजरमेंट की स्केल होती है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होती है। अच्छा फ़ारेनहाइट सेल्सियस में देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना होता है, तो ये याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो -32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल में देखिए जो ये स्केल है वो डिफरेंट होता है, तो मेजरमेंट भी डिफरेंट है। तो सेल्सियस स्केल में ये मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यानी पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान आप उसको टेम्परेचर पे दे दोगे तो जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मतलब ये है जिस डिग्री पे, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे जो पानी है आपका वो जम जाए, ठीक है, आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस।
अब आते हैं हीटिंग ऑफ द एटमोसफियर। तो देखिए क्या है हीटिंग ऑफ द एटमोसफियर। तो देखिए जो सोलर रेडिएशन है विच पासिस थ्रू द एटमोसफियर बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस डज नॉट हीट इट मच। तो देखिए जो सोलर रेडिएशन है जो पास होता है, ठीक है, थ्रू द एटमोसफियर बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, यानी सूरज से जितनी भी किरणें, जितनी भी हीट और लाइट रेडिएट हो रही हैं धरती पे आने से पहले, यानी अर्थ के सरफेस पे आने से पहले वो एटमोसफियर से पास होती है, ठीक है, थ्रू द एटमोसफियर। एटमोसफियर पहले बीच में पड़ता है, उसके बाद वो अर्थ सरफेस तक आती है। तो डज नॉट हीट एट मच, तो ये इतने ज़्यादा यहाँ पे गर्म नहीं हो पाता। बट द सोलर रेडिएशन इज एबल टू हीट द अर्थ सरफेस डायरेक्टली। बट जो सोलर रेडिएशन होता है वो इतना सक्षम होता है कि वो डायरेक्टली जो है अर्थ सरफेस को हीट कर सकता है। अब आपको समझना है जो अर्थ सरफेस के ओवर जो एयर होती है, जो रेस्ट मोड में होती है, जो रेस्ट कर रही होती है, गेट्स हीटेड ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब हॉट सरफेस, जब अर्थ सरफेस जो है वो हॉट हो जाता है, जब वो बहुत गर्म हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो इस एयर को, जो अर्थ सरफेस के जो ऊपर एयर है उसको भी गर्म कर देता है। तो ये जो हीट है जो फर्दर ट्रांसमिटेड होती है अपर लेयर्स एंड एटमोसफेयर इज हीटेड। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो अर्थ सरफेस गर्म हुआ, इसके वजह से जो एयर है वो गर्म होगी और इस तरह से ट्रांसमिट होगी, एक तरह से ट्रांसफर होगी अपर लेयर्स में, और इस तरीके से जो पूरा का पूरा जो एटमोसफेयर है वो गर्म हो जाएगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पे। तो देखिए किस तरह से जो टेम्परेचर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि हर जगह टेम्परेचर सेम ही होता है। अगर हर जगह टेम्परेचर सेम होगा तो वेदर और जो क्लाइमेट वाला जो डिफरेंस है वो इतना, आप कह सकते हो कि इतना डिफरेंस फिर रहे नहीं वहाँ पे। तो एयर टेम्परेचर जो होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है, हर जगह चेंज होता है टाइम टू टाइम। टेम्परेचर जो होता है प्लेस का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय दैट प्लेस, यानी कितना अर्थ सरफेस, कितना एरिया ने कितना सोलर एनर्जी को, हीट को, लाइट को ऑब्जर्व किया है, इंसोलेशन किया है, उस पर निर्भर करता है किसी भी जगह का प्लेस का टेम्परेचर। मान लीजिए कि अर्थ सरफेस जो है वो बहुत गर्म है तो उस हिसाब से टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और मान लीजिए कि अर्थ सरफेस ने इतनी ज़्यादा हीट और लाइट को ऑब्जर्व नहीं किया, इंसोलेशन, सोलर इंसोलेशन वहाँ हुआ नहीं, तो वहाँ टेम्परेचर में भी ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि टेम्परेचर बहुत हाई होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियरली याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो जो डिफरेंट इतना एरिया में डिफरेंट होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो इसका रीज़न यही है कि जो अर्थ सरफेस होता है उसने जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव की है सूरज की वो डिफरेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट रिसीव कर लिया। जिस हिसाब से अमाउंट रिसीव किया, अगर 100% किया तो उस हिसाब से टेम्परेचर होगा, 70% किया तो उस हिसाब से टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब आते हैं देखिए इसी तरीके से कि अर्थ सरफेस किस बेस पे कितने अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है, क्योंकि हर जगह जो सन की डायरेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि अर्थ पे एकदम करेक्ट पड़ती है, एक्यूरेट पड़ती है और इक्वल पड़ती है। कहीं पे सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे बहुत कम पड़ती है, कहीं पे पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ जानी है। तो बिल्कुल टेम्परेचर उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं कि जो अर्थ सरफेस है जिस अमाउंट में वो हीट रिसीव करता है उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ सरफेस है उसके पास 3 हीट जोन्स हैं, ठीक है, यानी अर्थ को पूरे के पूरे 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप ये जो 3 हीट जोन्स की बात कर रहे हैं ये है आपके टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फिर आपका देखिए फ्रीजिड जोन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो जानेंगे आपका टॉरिड जोन के बारे में। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद होगा, मैंने ज्योग्राफी में आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो आपने शब्द सुना होगा टेम्परेट, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि टेम्परेट एरिया क्या है, ठीक है, इसको टेम्परेट जोन या टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को वहाँ पे बताया था आपको कि जो घास के मैदान टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं उसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलते हैं। तो आपको इस चैप्टर में देखो हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी तो वो चीज़ आपको वहाँ पे कि टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है वो आपको सीधे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हर चीज़ हम ऐसा नहीं है कि मार्क्स के लिए ही याद करते हैं या पढ़ते हैं, नहीं, कुछ नॉलेज के लिए भी जान लेना चाहिए। तो देखिए टॉरिड जोन जो होते हैं, तो पहली बात ये हीट जोन्स होते हैं सारे हीट के अकॉर्डिंग कि अर्थ सरफेस कितना हीट ऑब्जर्व करता है उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो 3 जोन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है टॉरिड जोन, ठीक है। टॉरिड जोन जो है अब देखिए कहाँ पाया जाता है, तो हमें अच्छे से पता है जो अर्थ है वो इक्वेटर के द्वारा 2 हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ चीज़ ये याद रखनी है कि टॉरिड जोन देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी पाया जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी पाया जाता है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके बीच का जो इलाका है उसको टॉरिड जोन कहते हैं। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो सदर्न साइड में जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं और यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23 हाफ डिग्री होता है ये।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में जो टॉर्च जोन है वो बिटवीन इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इंसोलेशन जो है, सबसे ज़्यादा सनलाइट यहाँ पड़ती है और धरती जो है, अर्थ सरफेस जो है वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व भी यहीं पे करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस जोन में जो है जो अर्थ सरफेस मैक्सिमम इंसोलेशन करता है, रिसीव करता है, तो वो होगा आपका टॉरिड जोन। ठीक है, यानी आपका ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का इलाका, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का इलाका। हॉटेस्ट पार्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसोलेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे इतनी ज़्यादा हीट और लाइट ऑब्जर्व हो रही है, तो इट मीन्स कि बहुत ही गर्म इलाका यहाँ का होगा। सेकंड आते हैं टेम्परेट जोन पे। तो टेम्परेट जोन देख लीजिए कहाँ पाया जाता है, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में पाया जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये इलाका पाया जाता है। रिसीव मॉडरेट इंसुलेशन, ना ज़्यादा नहीं होता, मीडियम आप कह सकते हो, एवरेज जो है, क्योंकि सेकंड टेम्परेट जोन है, बीच का है, 3 में से बीच का, तो इट मीन्स मीडियम यहाँ पाया जाता है, मॉडरेट इंसुलेशन पाया जाता है। ना ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पे, ना ज़्यादा गर्म होता है। फ्रिजिड जोन क्या है, नाम से पता चल रहा है, फ्रिजिड, फ्रीज कर देने वाला। ठीक है, यानी ठंडा इलाका समझ सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, नाम से भी आप समझ जाइए। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर देखिए, अब जब हमने पढ़ लिया कि इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला कर लिया, हमने आर्टिक सर्कल वाला कर लिया, तो इसके बाद तीसरा क्या बचा, तो पोल वाला एरिया बचा। ठीक है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल का जो बीच का इलाका है वहाँ फ्रीजिड जोन पाया जाता है। इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, तो यहाँ पे आपका जो है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर है तो ऑब्वियस सी बात है साउथ पोल यहाँ होगा, तो इसके बीच का जो इलाका होगा उसको हम जो है फ्रिजिड जोन बोलते हैं। जैसे कि पहले में सबसे मैक्सिमम था, ठीक है, बीच में मॉडरेट हुआ, कम हुआ, एवरेज हुआ, तो लास्ट है मिनिमम। ठीक है, जिस तरह से क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, बीच के एवरेज, और थर्ड जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इंसुलेशन होता है टॉरिड में, फिर उसके बाद टेम्परेट में मॉडरेट होता है, और फ्रिजिड में बिल्कुल कम इंसुलेशन होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है। और जब सीधी सी बात है, एक अपना पॉइंट अलग से आप खुद ही बना सकते हो कि जब मिनिमम इंसुलेशन है, यानी सबसे कम यहाँ पे हीट और लाइट ऑब्जर्व हो रही है अर्थ सरफेस के द्वारा, तो इट मीन्स ये बहुत ठंडे इलाके होंगे। ठीक है, और इसलिए इंसुलेशन कम हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती नहीं है सन के यहाँ पे। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमने कवर कर लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, प्रेशर बनना, ठीक है, दबाव, यानी जब आपके एग्जाम होते हैं आपको बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत टेंशन होती है, आपको फोर्स किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी सीधी सी बात है, देखिए हर चीज़ का अपना अपना वेट होता है, प्रेशर वेट होता है, तो एयर का, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा, ठीक है, तो हवा जो एयर है उसका भी अपना एक वेट होता है। ठीक है, अब ये जो एयर होती है जिसका वेट होता है, तो अब ये वेट कहीं ना कहीं प्रेशर का रूप लेता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है एग्जिट करता है इट्स वेट एज प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस पे जो ये एटमॉस्फेयर है अपने वजन को इतना ज़्यादा एक्सेट करता है, इतना ज़्यादा डाल देता है, जो कि एक प्रेशर के रूप में काम करता है। इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि ये एयर का प्रेशर है तो इस वजह से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, अब डेफिनेशन पूछ लेंगे, फिर पूछेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसको मेजर किया जाता है, या फिर सीधे ही पूछ सकते हैं कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए, है ना। तो इस तरह से तो जो इंस्ट्रूमेंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। मिलीबार, ठीक है, मिलीबार एम बी शॉर्ट स्मॉल में एम बी में इसको डिनोट करते हैं, ये यूनिट है फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको मेजर करना है तो मिलीबार यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस तरह से टेम्परेचर डिफरेंट जगह में टाइम टू टाइम डिफरेंट होता है, सीधी सी बात है उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो भी प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम डिफरेंट होता है। अच्छा, ये वेरिएशन क्यों आती है, जिस तरह से हमने टेम्परेचर में देखा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जैसे हमने पढ़ा कि हाँ टाइम टू टाइम और जगह के अकॉर्डिंग ही जो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी ये जो प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम वेरिएशन है, ये क्यों है, तो ये है सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ द एयर, जो एयर का टेम्परेचर, ठीक है, डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द एयर, कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी किस तरह की है। हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल से आप कितनी ऊंचाई पे हैं उस पर निर्भर करता है। और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट द एयर, इसके साथ ही एयर में कितना मॉइस्चर जो है, नमी है वो है, तो उस पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। अच्छा, जो एयर जो है विच रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस एक्सपेंड्स ऑन बीइंग हीटेड एंड बिकम्स लाइट, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी हवा रहती है, जब वो हीट के द्वारा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, और जब हवा हल्की होती है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठने लग जाती है, और जिसकी वजह से एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
इसके अपोजिट, ठीक है, ये हमने बात की गर्म हवा की, कि जब हवा गर्म होती है तब वो ऊपर उठने लग जाती है और उसके वजह से लो प्रेशर का एरिया जो है क्रिएट होता है। आप जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट यानी गर्म हवा को ठंडी हवा कर दीजिए, और अगर ये ठंडी हवा से मिला, ठीक है, तो उसके क्या होगा, उसके वजह से ये बिकम हैवी एंड सेटल्स डाउन, तो ये हैवी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि देखिए गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर उठती है। अब जो कोल्ड एयर है वो क्या होगी, वो भारी होती है और वो नीचे ही रहती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा ना कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, ठीक है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। अब यही समझिए कि कोल्ड एयर होगी तो वो हैवी होगी और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि गर्म हवा से लो प्रेशर का एरिया बन रहा था, तो जाहिर सी बात है ठंडी हवा से कौन सा एरिया बनेगा, हाई प्रेशर का एरिया बनेगा। अब ये आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि जो एयर है वो मूव करती है रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी हाई प्रेशर से जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया में जाती है। ये जो टेंडेंसी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये ऐसा क्यों है, तो इसकी टेंडेंसी क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए डिक्रीज होगा, कम होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी के साथ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते रहोगे ऊंचाई पे, उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। साथ ही जो मॉइस्ट एयर है जिसमें नमी होती है वो लेस प्रेशर डालती है देन ड्राई एयर, ठीक है, जो ड्राई एयर है वो ज़्यादा प्रेशर ले करती है, बट जो मॉइस्ट एयर होती है वो कम प्रेशर को एग्जिट करती है। अर्थ रोटेशन के द्वारा भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाईएस्ट होता है सी लेवल पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम, हर एक अर्थ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम नहीं होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो भी अनइक्वल हीट होता है, ऐसा नहीं है हर जगह, क्योंकि अर्थ से ही, अर्थ के सरफेस से ही जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है उसी से एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो हर जगह, क्योंकि हमने जोन के हिसाब से पढ़ लिया कि धरती हर जगह अलग अलग तरीके से गर्म होती है, तो उसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर होगा वो भी अलग अलग तरह से उसकी अनइक्वल हीटिंग होती है। इसी बिना पे 7 मेजर प्रेशर बेल्ट्स पाई जाती हैं अर्थ पे, जो कि कंटिन्यूस नहीं है। तो 7 मेजर प्रेशर बेल्ट्स जो हैं, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक है इक्वेटोरियल लो, जिस तरह से इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल उस तरह से, तो उस लाइन पे इक्वेटोरियल लो होता है, ये प्रेशर बेल्ट है। दूसरी देखिए 2 सब ट्रॉपिकल हाइज होती हैं, ठीक है, नाम है सब ट्रॉपिकल हाइज। 2 मैंने इसलिए लिखा है 2, एक नॉर्थन में होगी एक साउदर्न में होगी, ठीक है, तो आपकी 2 हो गई। इसी तरह से सब पोलर लोज, ये नाम है सब पोलर लोज प्रेशर बेल्ट्स का, ये भी एक नॉर्थन में ले लीजिए एक सदर्न में ले लीजिए। इसी तरह से पोलर हाइज भी नाम है प्रेशर बेल्ट का, बट यहाँ भी आप 2 समझिए, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर में एक सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरह से टोटल 7 हो गई। देखिए एक हो गया इक्वेटोरियल लो, 2 हो गई आपकी सब ट्रॉपिकल हाइज, ठीक है, एक नॉर्थन में एक सदर्न में, और फिर उसके बाद 2 ठीक है सब पोलर लोज हो गई आपकी, एक नॉर्थन में एक सदर्न में। इसी तरह से 2 पोलर हाइज हो गई आपकी, एक नॉर्थन में एक सदर्न में। तो यहाँ से याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, टोटल 7 है, ऐसे नहीं सिर्फ मैंने 4 पॉइंट में लिख दिया तो आप समझो अरे 4 ही तो है, नहीं तो 2 कहाँ गया, ठीक है, तो इसको समझ के रखिएगा। अब आते हैं विंड्स में। तो विंड क्या है, सबसे पहली बात आपको समझ लेना चाहिए कि विंड क्या होती है। तो एयर ब्लोज फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन, तो ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी थी कि जो हवा होती है, जो एयर है वो कहाँ ब्लो करती है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन पे। तो हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर, ठीक है, जो हवा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बहती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो एयर जो है वो हॉरिजॉन्टल मूविंग, हॉरिजॉन्टल दिशा में बहती है, डायरेक्शन फ्लो ब्लो करती है, उसको जो है हम विंड कहते हैं। इसी तरह से जो कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, जो एयर का वर्टिकल मूवमेंट है यानी ऊपर की तरफ जब वो जाती है तो इसको हम एयर करंट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, विंड पूछे तो आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर होती है, और एयर करंट क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होती है। डायरेक्शन जो विंड का होता है वो आपको जब मेजर करना है, जिस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसी तरह से अगर आपको विंड का डायरेक्शन पता करना है तो ये विंड वैने एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे आप जो विंड का डायरेक्शन है वो पता कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अगर विंड की स्पीड पता करनी है तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो है एनीमोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ विंड्स पाए जाते हैं, तो देखिए विंड्स कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए पीरियोडिक विंड्स हैं, सम विंड्स जो होती हैं वो ब्लो जब करती हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में डायरेक्शन नहीं बदलता उनका, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। ये जो विंड्स होती हैं इनको प्रिवेलिंग विंड्स या परमानेंट विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। तो 3 नाम है, याद रखिएगा। ऐसी हवाएं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल बहती हैं, ब्लो करती हैं, उनको हम जो है प्रिवेलिंग विंड्स, परमानेंट विंड्स और प्लैनेटरी विंड्स के नाम से जानते हैं। ये जो विंड्स होते हैं ओरिजिनेट, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं,
तो ये ऑरिजिनेट हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट हाई प्रेशर। जहाँ पे परमानेंट हाई प्रेशर रहता है वहाँ से ये उत्पन्न होती हैं। और एंड लो प्रेशर बेल्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और इसी के साथ जो लो प्रेशर बेल्ट्स हैं सर्फेस ऑफ द अर्थ में, वहाँ से ये जो हवाएं हैं विंड है ऑरिजिनेट होती हैं। मेन टाइप्स ऑफ प्लानिटरी विंड्स देख लेते हैं, कितने तरह के प्लानिटरी विंड्स होती हैं। तो ये ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लाइज हैं, पोलर विंड्स हैं, ये एक तरह के एग्जाम्पल है प्लानिटरी विंड्स के। आप देखिए प्लानिटरी विंड्स के बारे में और जान लेते हैं। तो सर्टेन विंड्स हैव टेंडेंसी टू रिवर्स देयर डायरेक्शन periodically। इसके साथ ही देखिए प्लानिटरी विंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, सर्टेन विंड्स होती हैं जिनकी टेंडेंसी होती है, आदत होती है, प्रवृत्ति होती है कि वो डायरेक्शन रिवर्स कर लेती हैं, ठीक है, पीरियडिकली, पीरियड के साथ ही साथ, जैसे 2 महीने में 3 महीने, जैसे आपके क्लास में टाइम टेबल होता है, पीरियड चेंज होते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ भी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, पीरियडिकली ये जो है डायरेक्शन को रिवर्स करती रहती हैं। ये जो विंड्स होते हैं ब्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन में बहती हैं और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर, ठीक है, तो साल के या कुछ दिन के हिसाब से ये डेफिनेट डायरेक्शन में बहती हैं। और ये जो सच विंड्स हैं इनको पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। और ये जो मेन टाइप्स ऑफ, क्योंकि पीरियड, ठीक है, आपको मैंने बताया पीरियड के हिसाब से अपना डेफिनेट डायरेक्शन ये चेंज करती है, रिवर्स करती है, तो पीरियोडिक विंड्स इसी वजह से कहा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, तो जिसमें ये बहती हैं, ठीक है, तो हवा चलती है जहाँ जिस दिशा में। तो इससे ही आपको याद रखना है पीरियोडिक विंड्स क्या होती है। तो नाम से याद रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा कि यानी पीरियोडिक विंड्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही अपने डायरेक्शन को बदल लेती है, या तो कुछ पीरियड के तक वो एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, तो इसको हम पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। मेन टाइप्स देख लेते हैं पीरियोडिक विंड्स का। तो ये देखिए मानसून विंड्स एंड लैंड और सी ब्रेजेस होती हैं। लोकल विंड्स देखिए नाम है लोकल विंड्स, यानी लोकल एरिया में तरह तरह की विंड्स बहती हैं, उनको लोकल नाम से उनको हवाओं को नाम दिया जाता है। तो मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है विंड्स की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो वो ब्लो करती हैं ओवर स्मॉल एरियाज, ठीक है, कुछ स्मॉल एरियाज में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लार्ज एरिया में वो ब्लो करती हैं। ये जो विंड्स ब्लो करती हैं शॉर्ट टाइम के लिए ब्लो करती हैं, और इन विंड्स को लोकल विंड्स का नाम दिया जाता है। इस तरह के लोकल विंड्स हैं लू, जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा गर्मियों में, ठीक है, स्पेशली जब बहुत गर्मियाँ होती हैं, जब आप स्कूल जाते हो, स्पेशली आपके, क्योंकि इतनी हार्मफुल ये हवाएं हो जाती हैं जिससे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें बुखार आ जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से आपको देखा होगा आपने कि जून में आपकी छुट्टियां होती हैं, मई जून के मंथ में, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर हाई होता है, जब ये लोकल विंड्स ब्लो करती हैं। और ये जो लोकल विंड्स होती हैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए ब्लो करती हैं जब इतनी गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर हाई होता है। और याद रखिएगा कि इससे बीमारियां भी होती हैं, इसी वजह से ज़्यादातर जो है प्रेफर करते हैं कि छुट्टियाँ रहें और घर में ही लोग रहें। तो इस तरह के विंड्स को हम लोकल विंड्स कहते हैं। जगह जगह इसके नाम अलग अलग मिलेंगे आपको। इंडिया में जैसे इसको लू कहते हैं नॉर्थन एरिया में, जब ये ब्लो करती हैं नॉर्थन प्लेन्स में गर्मियों में। इसी तरह से इन्हें बाहर देशों में देखिए चिनुक बोलते हैं, फोहेन बोलते हैं और हैनमेटेन के नाम से जानते हैं, तो ये नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बाज। तो एक ये केस स्टडी है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, और इसका नाम जो है साइक्लोन का बाज है। तो 29 नवंबर 2005 को क्या हुआ था, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम बाज था वो फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में, ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, और श्रीलंका आइलैंड के पास। ये ऑरिजिनेट हुआ था टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड से, और ये मूव हुआ धीरे धीरे आया था बे ऑफ बंगाल में टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया तक। 30 नवंबर 2005 को जो फॉरकास्टर्स थे उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि बहुत बड़ा तूफान आएगा कोस्ट ऑफ इंडिया में विद इन 48 आवर्स तक, और इट वीकेंड अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन बिफोर इट रीच द कोस्ट। और कोस्ट, इंडियन कोस्ट तक पहुंचने से पहले एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन के द्वारा ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, बट उसके बावजूद हैवी रेन जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुई। सेवरल डेज तक कंटिन्यूस हैवी रेन चला, हैवी रेन हुई, जिसकी वजह से जो फ्लड लो बाढ़ आ गई, और लो लाइन जो एरियाज अराउंड चेन्नई वो इसमें आप कह सकते हो बह गए। तो अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था 24 आवर्स में। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई, कितनी ज़्यादा तबाही हुई होगी। अब आते हैं मॉइस्चर। तो देखिए नमी, एक एटमॉस्फेयर में हमेशा एक नमी होती है, और जो मॉइस्चर होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स में होता है। एयर जो होती है इक्वेटोरियल रीजन की, उसमें मॉइस्चर होता है, देन अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो एयर है इक्वेटोरियल रीजन की उसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है वर्ल्ड के किसी भी रीजन के कंपैरिजन में। एयर जो है उसमें जो मॉइस्चर होता है समर सीजन में भी होता है दैन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, यानी समर सीजन में द एयर हैज़ मोस्ट मॉइस्चर ड्यूरिंग द समर सीजन दैन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अमाउंट जो मॉइस्चर का होता है वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन हाइट, जैसे आप हाइट में जाते रहोगे उस तरह से जो अमाउंट है मॉइस्चर का वो डिक्रीज होता जाएगा अबव द मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग। अमाउंट जो है मॉइस्चर का ऑलमोस्ट जीरो होता है इन द कोल्ड एयर ऑफ द पोलर रीजन्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स में। इवेपोरेशन क्या है, तो देखिए इवेपोरेशन आपने देखा होगा कि वाटर वेपर आप समझ सकते हो, जिस तरह से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म जो मॉइस्चर की है इन द एटमोसफियर
वो वाटर वेपर है। इट इज़ एडेड इन द एटमोसफियर थ्रू इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और ये एटमोसफियर में कैसे ऐड होती है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर के द्वारा। और इट ऑल्सो, इसके आपने देखा ही होगा कि किस तरह से पानी जब टेम्परेचर हाई होता है सनलाइट की वजह से, जो पानी है वो भाप बन के उड़ता जाता है तो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है वो, तो वही आपका एक मॉइस्चर का रूप होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा प्लांट्स को जब आप पानी डालते हो, बहुत ज़्यादा पानी आप डाल देते हो, प्लांट्स को जितना पानी चाहिए होता है ठीक है, और बाकी पानी जो होता है वो अपनी स्टोमेटा की हेल्प से, ठीक है, जो छोटे छोटे उसमें कह सकते हो जो होल्स होते हैं उसके द्वारा वो उस पानी को इवेपोरेट कर देता है, ठीक है, प्लांट्स इवेपोरेट कर देते हो, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज होता रहता है व्हेन द एयर इज हॉट। तो जाहिर सी बात है जब बहुत टेम्परेचर हाई है, ड्राई है, विंडी है, हवा चल रही है तेज़, तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, यानी पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है। इट डिक्रीजेज व्हेन द एयर इज कोल्ड, और इसके साथ ही जब सीधी बात है भाई जब हॉट है तो इंक्रीज होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस, इसके अपोजिट कर लीजिए, यानी जब मौसम ठंडा है तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा होगा नहीं। अब आते हैं ह्यूमिडिटी पे। तो देखिए सब फॉर्म्स हैं मॉइस्चर की, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और या फिर इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। व्हेन द एयर होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर द एयर इज सेड टू बी सेचुरेटेड। तो देखिए जो एयर है जो होल्ड करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक गिवन टेम्परेचर पे, उस समय जो एयर होती है उसको हम बोल सकते हैं कि वो सेचुरेटेड है। इंपॉर्टेंट और यूजफुल वे क्या है एक्सप्रेसिंग करने का लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी आपको किस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे कि लेवल क्या है ह्यूमिडिटी का, ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इट इज़ डिफाइंड, अच्छा रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप किस तरह से डिफाइन करोगे, एक रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air at a given temperature and the maximum capacity of the air to hold moisture at that temperature। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये है, ये एक रेशो है बिटवीन किसके बीच में, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की हवा में जो एयर है उसमें कितना एक्चुअली में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एक गिवन टेम्परेचर पे, साथ ही मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है एयर की कि वो कितना जो ये मॉइस्चर उसको होल्ड कर सकती है, यानी अपने में रख सकती है, एयर जो है ऑब्जर्व करके रख सकती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसका एक ये रेशो है जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है कंडेंशन। तो कंडेंशन क्या है, जब मॉइस्ट एयर राइज होती है अपवर्ड, जब पहुंचती है ये ठंडी होती है और वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं अपना मतलब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर में, इसी प्रोसेस को हम कंडेंशन बोलते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं कंडेंशन के, ड्यू है, फॉग है, क्लाउड्स हैं, ठीक है, जो धुंध कोहरा पड़ता है, बादल हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। व्हेन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है कंडेंस होते हैं अराउंड डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर, द मास इज कॉल्ड क्लाउड, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं वाटर की कंडेंस होकर अराउंड डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स के चारों तरफ एयर में जब इकट्ठी हो जाती हैं तो इस मास को पूरे के पूरे आप कह सकते हो जो वेट पूरा मास हो गया इसको हम क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड्स जो है वो लाइट एयर मूवमेंट की वजह से हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, डिपेंड करता है इनकी शेप और हाइट के हिसाब से ये जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। 3 तरह के मेन क्लाउड्स होते हैं इनके शेप और साइज के हिसाब से। ये 3 तरह के जो क्लाउड्स हैं वो है साइरस, क्यूमुलस और स्ट्रेटस। अच्छा इसके साथ ही देखिए जो बादल हैं, जो ये क्लाउड्स हैं, साइरस है, क्यूमुलस, स्ट्रेटस है, जब ये रेन बियरिंग होते हैं, ठीक है, जब इनमें बहुत पानी होता है और ये आप कह सकते हो कि मेघ वर्षा जो बादल होते हैं ना, मेघ बादल की अब बारिश करने वाले हैं, तो इन बादलों के आगे हम निम्बस, यानी इन क्लाउड्स को हम तब निम्बस के नाम से बोलते हैं जब ये बारिश करने आते हैं। यानी आपको समझ में आता है कि हाँ अब जब बादल होते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि हाँ एकदम बादल साफ है, आज तो क्लाउडी बिल्कुल नहीं है, आज जो क्लाउड्स हैं बिल्कुल साफ हैं, क्लियर हैं, मौसम साफ है। बट इसी के थोड़ा अपोजिट कह रहे हैं कि जब हाँ आपको लगता है कि हाँ बारिश होने वाली है, आज तो बादल बरसने वाले हैं, तब आप इन बादलों को ना आप निम्बस कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पर्सिपिटेशन। तो पर्सिपिटेशन क्या है, तो देखिए पर्सिपिटेशन जब भी जो मॉइस्चर है जब ये पानी के फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में जब आता है, ठीक है, ज़मीन पे, जब वैन स्मॉल वाटर ड्रॉप जो है एक साथ ज्वाइन टुगेदर और जब वो साइज में बड़ी हो जाती हैं और हवा उसको संभाल नहीं सकती है, ठीक है, तो वो नीचे उनको ये जो ड्रॉप्स हैं, ठीक है, तो वो नीचे गिरने स्टार्ट हो जाती हैं रेन ड्रॉप्स के रूप में, स्नो के रूप में, तो इसको हम पर्सिपिटेशन कहते हैं। यानी पानी का रूप जो ज़मीन पे गिरने वाला है, ठीक है, बादलों के द्वारा, उसको हम पर्सिपिटेशन कहते हैं। यानी इसमें आपके रेन बारिश भी है, स्नोफॉल है, आपका ड्रिजल है, आपका हेल स्टोन्स यानी ओले जब गिरते हैं, तो ये सब फॉर्म है पर्सिपिटेशन की। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन है वो रेनफॉल है, जो हम ज़्यादातर अपने यहाँ पे देखते हैं।
इसी के उस पे देखिए लास्ट टॉपिक है चैप्टर का टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखिए 3 तरीके के होते हैं। पहला है ऑरोग्राफिक। तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, जब एक माउंटेन और हिल जो है वो मॉइस्चर लेडन, जो विंड है, जो हवा जिसमें लेडन मतलब पूरी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा उसमें भरा हुआ है, वो क्या होता है वहाँ वो बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जो पहाड़ हैं, जो हिल्स हैं, वो मॉइस्चर लेडन विंड्स के बीच में रहते हैं और जो मॉइस्ट एयर जब इनसे टकराती हैं, ठीक है, इनके स्लोप से, तो एयर जो है मास राइजेस अपवर्ड्स, वो एयर जो है वो अपवर्ड राइज होती है और फिर कूल होती है और उसके बाद कंडेंशन और पर्सिपिटेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से जब बारिश होती है तो उसको हम ऑरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। तो बस आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, जिनमें मॉइस्चर है हवाओं में, उनके बीच में जब माउंटेन और हिल आती हैं, उसके वजह से ये प्रोसेस होता है, ये रेनफॉल होती है, तो उसको हम ऑरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है, तो यहाँ पे साइक्लोन थोड़ा वर्ड याद रखिएगा। इस तरह के जो रेनफॉल होते हैं जनरली साइक्लोन से रिलेटेड होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन और डिप्रेशंस इन द टेम्परेट रीजन्स में। और ये जो साइक्लोन होते हैं व्हेन वार्म और जो कोल्ड एयर मास मीट, यानी जब ठंडी और गर्म हवाएं जब आपस में मिलती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक टेम्परेचर चेंज होता है कि गर्म हवा और ठंडी हवा एक साथ जब मिलेंगे तो लाइटर वार्म एयर मासेस ओवरराइड द कोल्ड एयर मास। तो इससे क्या होता है, जो लाइटर वार्म एयर मास है वो ओवरराइड कर जाता है कोल्ड एयर मास पे को, और बाउंड्री बिटवीन, और इस तरह की जो दो एयर मासेस हैं इनके बीच की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, यानी कोल्ड एयर की और वार्म एयर मास के जो बीच की बाउंड्री होती है उसको हम फ्रंट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कंडेंशन टेक प्लेस इन द वार्म एयर मास, और यहाँ पे कंडेंशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वार्म एयर मास में, एंड रेनफॉल अकर्स अलोंग द पाथ ऑफ द साइक्लोन, और इस तरह से जो है रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो किस तरह से थंडरिंग और लाइटनिंग का माहौल रहता होगा जब इस तरह का मतलब पूरे जिस तरह से साइक्लोनिक कंडीशन हो जाती है, साइक्लोन के साथ बारिश एकदम आती है। तो यहाँ भी आपको याद रखना है कि पूरी थंडर और लाइटनिंग के साथ यहाँ बारिश होती है। लास्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, जब हवा जो है सीधे कांटेक्ट में आती है हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जब अर्थ का सरफेस हॉट होता है उसके कांटेक्ट में आती है, तो वो हमने अच्छे से ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि जब हॉट सरफेस में जब भी हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ और वो विंड जो है वो एयर करंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि इट गेट्स हीटेड और लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ने स्टार्ट हो जाती है। इसको हम एयर करंट बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। और आफ्टर द वार्म एयर रीचेज द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर, और जब ये गर्म हवा जो है वो अपर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर में पहुंचती है तो इट एक्सपेंड्स, ठीक है, हल्की होती है तो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और जब स्प्रेड हो जाती है तो हीट को लूज कर देती है। यानी सीधी सी बात है, जब आपको घर में भी कोई गर्म खाना दिया जाता है तो अगर वो एक ही जगह कलेक्टेड है, ठीक है, तो वो बहुत टाइम लगाएगा ठंडा होने में। अगर आप उसको जल्दी ठंडा करना है तो आप उसको स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है, स्पून की हेल्प से आप स्प्रेड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जल्दी से वो जब स्प्रेड हो जाएगी तो वो चीज़ से हीट जो है वो लूज जाएगी और वो ठंडी हो जाएगी। अब जब ठंडी हो गई कोई चीज़ इस तरह से, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस लेट्स टू, इसके वजह से कंडेंशन का प्रोसेस होगा और जो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं वो बनते हैं। ये जो क्लाउड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सडन और हैवी रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थंडर और लाइटनिंग भी होती है और इसी को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। और ये कहाँ एक्सपीरियंस होती है, ये ज़्यादातर तक जो है इक्वेटोरियल रीजन में आपको इस तरह की जो बारिश है वो एवरीडे, ठीक है, रोज़ाना मिल जाएगी। तो ये था आपका सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट और बिल्कुल आपसे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे वेदर क्लाइमेट मीनिंग पूछा जा सकता है, आपसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल हुआ, विंड क्या है, एयर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कितने तरह के प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, कितने तरह के जो है जोन्स होते हैं, हीट जोन्स होते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था आपका, ठीक है। आपका मॉइस्चर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, कंडेंशन क्या है, पर्सिपिटेशन, बहुत सारा देखिए बहुत बेसिक टर्म्स है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। टेम्परेट जोन क्या है, टॉरिड जोन क्या है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप यहाँ समझ लोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। अदरवाइज तो बच्चे बहुत हायर क्लासेस में पहुँच जाते हैं पर उनको इन सारे शब्दों का मतलब नहीं पता होता है। तो आप इस चीज़ों को याद रखिएगा। सो आई होप ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह की और वीडियोज़ भी इस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।